अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कल जो है 10th का एग्जाम जो है उसको क्वालिफाई किया। तो मेरी तरफ से पहले सब बच्चों को है कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उन्होंने ऐसे समय में जब पूरे दुनिया के अंदर लॉकडाउन चल रहा था, कोविड चल रहा था और इस बीच कोई ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही थी, तो उन्होंने ऑनलाइन घर बैठे जो है इस एग्जाम में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। आपने देखा कि 78% इस बार हमारा रिजल्ट आया और मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो इसमें ऐसे 19 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको आउट ऑफ 500 मार्क्स मिले। तो कल मैंने वो बताया था आपको डिटेल में। तो लेकिन आज जो मैंने यहाँ पे टॉपिक चूज किया है दैट इज कि अब जो 10th तक जो बच्चा होता है, एक कॉमन स्ट्रीम होती है, चाहे हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें या प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, तो हर जगह एक किस्म की ही स्ट्रीम पढ़ाई जाती है जिसमें मैथमेटिक्स होता है, साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, उर्दू होता है और इंग्लिश होता है। तो ये कॉमन एक स्ट्रीम होती है जो हम 7th 6th से लेकर 10th तक बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसमें कोई चॉइस नहीं होती बच्चे की कि वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़े या किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम को चूज करे। बट आफ्टर 10th के बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन यू हैव टू टेक। अब आपको एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि ये जो 10th के बाद है अब आपको स्ट्रीम चूज करनी है। दैट मीन्स कि अब आप एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर फील्ड में जाओगे। 10th तक अगर आपको मैथमेटिक्स पसंद नहीं था लेकिन फिर भी आपको पढ़ना था। 10th तक अगर आपको साइंस पसंद नहीं था लेकिन फिर भी आपको पढ़ना था। 10th तक अगर आपको उर्दू या इंग्लिश पसंद नहीं था तो फिर भी आपको पढ़ना था, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते थे। लेकिन 10th के बाद अब आपकी चॉइस होती है कि आप मेडिकल में जाना चाहते हो, आप साइंस पढ़ना चाहते हो, आप लैंग्वेजेस में जाना चाहते हो यानी आर्ट्स में जाना चाहते हो, आप कॉमर्स में जाना चाहते हो या किसी और सब्जेक्ट में। तो देयर आर डिफरेंट स्ट्रीम्स। पर्टिकुलरली हमारे यहां जो है 4 स्ट्रीम्स है। यानी पहली स्ट्रीम है मेडिकल और उसमें 2 चीजें आती है, नॉन मेडिकल और मेडिकल। दूसरी स्ट्रीम हमारे पास आती है कॉमर्स और तीसरी स्ट्रीम हमारे पास आती है आर्ट्स और 4th वन इज होम साइंस। तो पॉपुलर अगर हम देखेंगे पूरे इंडिया के अंदर जो स्ट्रीम्स है वो जनरली 3 स्ट्रीम्स है, मेडिकल, कॉमर्स एंड आर्ट्स। अब जनरली जो हमारा हिस्ट्री यहां पे है, जो हम पिछले सालों से देखते हैं, जो ट्रेंड यहां बनी हुई है दैट इज कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है जिसने 90% मोर देन 90% मार्क्स लाए हैं वो मेडिकल में जाएगा कि भाई हाँ इसको डॉक्टर तो बनना ही है, इसको तो इंजीनियर बनना है या नॉन मेडिकल। अब अगर थोड़ा वो कमजोर है, 60-70% उसकी है, तो फिर वो जाएगा कॉमर्स में। और अगर वो ज्यादा ही कमजोर है, 40-50 मुश्किल से पास हुआ है, तो वो आर्ट्स में जाएगा। अब हालांकि ये ट्रेंड तो चेंज हो गई है लेकिन बहुत सारी जगहों पे यही चल रहा है। जब भी बच्चा 10th के बाद स्ट्रीम की बात करता है तो उससे पूछा जाता है कि आपकी परसेंटेज क्या है। अगर आपने अच्छे मार्क्स लाए हैं तो आप मेडिकल में जाओ, और अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं है तो आप कॉमर्स या आर्ट्स में चले जाओ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए ये आज का जो मैंने वीडियो बनाया इसका पर्पस यही है कि मैं इस कंफ्यूजन को दूर करूं। ये जो मिथ हमारे यहां पैदा हुआ है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो साइंस में जाए और जो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं वो आर्ट्स में जाए या कॉमर्स में जाए। आज हमने पहले स्ट्रीम को चूज किया दैट इज आर्ट्स, यानी बेस्ट कैरियर ऑप्शन आफ्टर 10th के बाद सबसे बेस्ट ऑप्शन कैरियर का क्या है, यानी कौन सी स्ट्रीम आपको चूज करें, और उसमें हमने यहां पे चूज किया है आर्ट्स स्ट्रीम को। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहता कि मेडिकल इंपॉर्टेंट नहीं है या नॉन मेडिकल इंपॉर्टेंट नहीं है या कॉमर्स इंपॉर्टेंट नहीं, उनके ऊपर भी मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा कॉमर्स के ऊपर वीडियो आएगा और उसके बाद हम मेडिकल के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज मैं आर्ट्स के ऊपर, आर्ट्स स्ट्रीम के ऊपर जो है अपना वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप ऑलरेडी इस पे हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है। क्योंकि इसमें आपको आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में ऐसी चीजें बताए जाएंगे कि जो आपके दिमाग में ही नहीं होगा, खासतौर से उन बच्चों के लिए जिन्होंने 10th किया होता है या जो 11th या 12th में होते हैं, क्योंकि ये बातें आपको बाद में समझ आती है। इसीलिए इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इसको शेयर कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ जो है डिस्कस कीजिए। और लास्ट पे मैं आपको इसमें बोनस पॉइंट एक दूंगा, एक इंपॉर्टेंट बात लास्ट पे बताऊंगा जिसके लिए आपको जरूरी ही ठहरना है कि आर्ट्स में कितने ऑप्शंस होते हैं और कौन कौन सी बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटीज है जिन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम के थ्रू वो चीज हासिल की।
तो पहले हम शुरू करते हैं यहां पे आर्ट्स कि 10th के बाद हमारे बच्चे जो है, चाहे उनकी परसेंटेज 90 हो, चाहे उनकी परसेंटेज 50 हो, या चाहे वो मुश्किल से पास हुए हो, वो तो स्ट्रीम ले सकते हैं। किसी न किसी हायर सेकेंडरी में उनको एडमिशन मिलेगा, चाहे वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी में जाए या प्राइवेट हायर सेकेंडरी में जाए। और अगर हमारे कश्मीर की बात करें, क्योंकि 10th के बाद हमारे जो बच्चे हैं वो तो कश्मीर से बाहर नहीं जाते, 99% तो यहीं पे होते हैं। लेकिन अगर हम कश्मीर से बाहर जो हमारी स्टेट्स है, इंडिया की स्टेट्स, वहां पर भी ऑलमोस्ट यही सब्जेक्ट्स और यही ऑप्शंस बच्चों को मिलते हैं। तो हम पूरे इंडिया की अगर बात करें और पर्टिकुलरली अगर कश्मीर की हम बात करें, तो उसमें हम देखेंगे कि जो आर्ट स्ट्रीम होती है, आर्ट स्ट्रीम, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स विच आर बीइंग टॉट इन द आर्ट्स। आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। असल में बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है कि आर्ट्स का मतलब उर्दू होता है, आर्ट्स का मतलब पॉलिटिकल साइंस एजुकेशन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर मोर देन 30 सब्जेक्ट्स टॉट इन आर्ट्स। 30 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आर्ट्स में पढ़ाए जाते हैं, मोर देन 30। लेकिन जनरली हम देखते हैं 20 to 30 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे कश्मीर के अंदर भी हायर सेकेंडरीज में, स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं। और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग एक स्कोप होता है, अलग अलग एक कैरियर ऑप्शन होता है। तो पहले हम बात करेंगे आर्ट्स में जो पढ़ाए जाते हैं, दैट इज इंग्लिश, जनरल इंग्लिश जो होता है, प्लस इंग्लिश लिटरेचर, प्लस फंक्शनल इंग्लिश। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें, एक तो जनरल इंग्लिश होता है जो मेडिकल के बच्चे भी पढ़ते हैं, कॉमर्स के बच्चे भी पढ़ते हैं और आर्ट्स के बच्चे भी पढ़ते हैं। लेकिन दूसरा होता है लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, और तीसरा होता है फंक्शनल इंग्लिश। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स आर्ट्स में ही पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद पढ़ाया जाता है पॉलिटिकल साइंस, जो वेरी इंपॉर्टेंट और पॉपुलर सब्जेक्ट माना जाता है आर्ट्स में या पूरे इंडिया में। इसके बाद पढ़ाया जाता है एजुकेशन, देन सोशियोलॉजी, देन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, टूरिज्म, एनवायरमेंटल साइंस, आईटी, इस्लामिक स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, जियोग्राफी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेजेस। लैंग्वेज की अगर हम बात करें, उर्दू पढ़ाया जाता है, हिंदी पढ़ाया जाता है, कश्मीरी पढ़ाया जाता है, पर्शियन पढ़ाया जाता है, अरबिक पढ़ाया जाता है, और कश्मीर से बाहर जो है आसामी, बंगाली, तमिल, जितनी भी लैंग्वेजेस है वो इस ग्रुप में आती है। यानी थाउजेंड्स ऐसी लैंग्वेजेस है जो आर्ट्स में पढ़ाई जाती है। लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में जनरली जब लैंग्वेजेस की बात आती है तो हम उसमें उर्दू पढ़ाया जाता है, कश्मीरी पढ़ाया जाता है, पर्शियन पढ़ाया जाता है, अरबिक पढ़ाया जाता है, और डोगरी पढ़ाया जाता है, पंजाबी पढ़ाया जाता है, हिंदी पढ़ाया जाता है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर ये मोर देन 30 सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें आर्ट्स में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन यहां पे जो है हमारे पास चॉइस होती है। इंग्लिश इज कंपलसरी, वो तो सारे बच्चों को लेना है, चाहे वो मेडिकल में हो, आर्ट्स में हो या कॉमर्स में हो। उसके बाद आपको जो है अपनी चॉइस के सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। एक कंपलसरी आज एक और सब्जेक्ट हुआ है जिसको 5th सब्जेक्ट बोलते हैं, उसमें आपको एनवायरमेंटल साइंस, आईटी, इस्लामिक स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन पढ़ाया जाता है। और उसके अलावा आप 3 अपने पसंद के सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। कोई पॉलिटिकल साइंस लेता है, कोई एजुकेशन लेता है, कोई हिस्ट्री लेता है, तो एक कॉम्बिनेशन होती है। इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, जो डिफरेंट हायर सेकेंडरीज में डिफरेंट कॉम्बिनेशन होती है। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो हर जगह पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है। तो जो भी सब्जेक्ट आप आउट ऑफ दीज 30 सब्जेक्ट्स जो आप लाइक करते हो, जो पसंद करते हो, वो आप अपनी पसंद से ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीम। तो ऑप्शंस आपके पास है कि आप 30 सब्जेक्ट्स में आपको चॉइस मिलेगी। देन इतने सारे सब्जेक्ट्स चूज करने के बाद अब कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, व्हाट इज द स्कोप एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज। कि अगर हमने आर्ट्स लिया 10th के बाद, हमने 11th पास किया, हमने 12th पास किया, या हमने बाद में ग्रेजुएशन की, या हमने बाद में पीजी किया, या हमने पीएचडी किया, तो फिर कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। देखिए क्या होता है, 10th के बाद जब आप जाते हैं, आप 11th और 12th लेते हैं, तो 2 क्लासेस आपको पास करनी होती है और फिर आप 10+2 हो जाते हो। और 10+2 के बाद आपके पास बहुत सारी और कैरियर अपॉर्चुनिटीज बन जाती है। या बाद में जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद और अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। देन अगर आप पीजी करते हैं, एमए करते हैं आप, तो उसके बाद और अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। या उसके बाद अगर आप पीएचडी करते हैं या आप कोई और कोर्स इसमें जोड़ सकते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज। अगर मैं लिस्ट बनाऊं
कि जो आर्ट्स की स्ट्रीम में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और उनका फ्यूचर, उनका कैरियर क्या है, उसमें कौन कौन सी पोजीशन, कौन कौन सी जॉब आपको मिल सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब प्लस प्राइवेट जॉब। तो हमारा आज का लेक्चर 1 घंटे का होने वाला है, लेकिन मैं यहां पे मोटी मोटी बातें बताऊंगा। मैं जानता हूं कि आप जो है ज्यादा देर तक इन एजुकेशन चैनल्स पे नहीं रहते, ज्यादा आप एंटरटेनमेंट को पसंद करते हैं, इसलिए मैं जल्दी से बताना चाहूंगा। जो पहला ऑप्शन है हमारे आर्ट्स में, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है, दैट इज कॉल्ड लॉ। यानी अब लॉ की का जो कोर्स है ये 10+2 के बाद ही आप कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स। या अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद भी आप लॉ कर सकते हैं। तो 3 साल का कोर्स ग्रेजुएशन के बाद होता है और 10+2 के बाद यानी 12वीं के बाद 5 साल का कोर्स होता है। तो लॉ की डिग्री आप कहीं से भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको करोड़ों लाखों रुपए खर्च नहीं करने हैं, बल्कि कश्मीर के अंदर ही भी आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में, वितस्ता लॉ कॉलेज, कश्मीर लॉ कॉलेज, पुलवामा लॉ कॉलेज, सोपोर लॉ कॉलेज, केसीएफ, जहां पर भी आप एडमिशन कर सकते हैं। आफ्टर 10+2 आप वहां पर एडमिशन करेंगे और आपके पास लॉ की डिग्री आएगी। या अगर आप इंडिया से बाहर जाएंगे, आप हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में जाएंगे तो आपको यह कोर्स करवाया जाएगा और कोई ज्यादा फीस भी नहीं होता। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक आपका जो है पूरा पैकेज हो जाता है। लेकिन ये लॉ का कोर्स जो है ये आर्ट्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे आर्ट्स का सब्जेक्ट स्ट्रीम का एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। और जब आप लॉ करते हैं तो आप लॉयर बनते हैं। लॉयर का मतलब होता है एडवोकेट, यानी वकील जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आपको पास गवर्नमेंट जॉब ना हो तो फिर भी आप किसी भी कोर्ट में, इंडिया के किसी भी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई आपको रोकेगा नहीं। आप एज अ लॉयर, एज अ प्राइवेट एडवोकेट आप काम कर सकते हैं और फिर अपना कैरियर बना सकते हैं। और जिन लोगों ने प्रैक्टिस शुरू की है उनका तो, जो लोग इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, सिक्का इज द लिमिट। राम जेठमलानी का नाम सुना होगा, वो सुप्रीम कोर्ट में एक लॉयर थे और उनकी इनकम अगर हम बात करें तो नंबर 1 इनकम थी पूरे इंडिया के अंदर। तो इसी तरह से लॉ करने के बाद आप जजेस अपॉइंट हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस। सुप्रीम कोर्ट का जज कोई मामूली बात नहीं होती। You can become the Chief Justice of Supreme Court. You can become the Judge of Supreme Court, Judge of High Court, Supreme Court के जजेस, High Court के जजेस, District Court के जजेस, Lower Court के जजेस, जितने भी जजेस होते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उन सब का जो प्रोफेशन होता है दैट इज लॉ। यानी ये आर्ट्स का पहला स्कोप है कि अगर आपने 10th के बाद आर्ट्स लिया, उसके बाद आपने 10+2 के बाद लॉ की डिग्री की, उसके बाद आप वकील बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं और आप जज बन सकते हैं। इसके लिए आप एक एग्जाम क्वालिफाई करना है और आप सुप्रीम कोर्ट तक आपका जो है आपका स्कोप बनता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर आप में एबिलिटी है, अगर आप में टैलेंट है, नॉलेज है, तो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा सकते हैं। और सबसे रेस्पेक्टेड, ऑनरेबल जो प्रोफेशन इंडिया में माना जाता है दैट इज कॉल्ड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि कितने पावरफुल होते हैं, कितनी उनकी सैलरीज होती है, बहुत ज्यादा जो है इंसेंटिव्स उनको मिलते हैं। दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट स्कोप। सेकंड इज सिविल सर्विस। अगर आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, आप आईएएस करना चाहते हैं, आप आईपीएस करना चाहते हैं, आप आईएफएस करना चाहते हैं, आप केएस करना चाहते हैं, आप केपीएस करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको आर्ट्स में ये जो चीजें आपको मिलेगी। क्योंकि पहली बात जनरल स्टडीज का पेपर होता है, उसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ये सारा आर्ट्स का ही होता है। उसमें लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, उर्दू आप ले सकते हैं, आप इंग्लिश ले सकते हैं। तो इट विल हेल्प यू। अगर आपने आर्ट्स लिया, अगर आपने हिस्ट्री ली, पॉलिटिकल साइंस लिया, इकोनॉमिक्स लिया, तो ये चीजें आपको हेल्प करेगी। यू कैन इजिली क्वालिफाई आईएएस, आईपीएस, यू कैन बिकम द आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर और केएएस ऑफिसर। तो जितने भी ये सिविल सर्विस के एग्जाम्स है, आप इनके लिए एलिजिबल हो आफ्टर ग्रेजुएशन। यानी अगर आपने आर्ट्स में ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्टली किसी भी एग्जाम में अपियर कर सकते हैं। आप आईएएस ऑफिसर, जो सबसे टॉप का पोस्ट इंडिया में माना जाता है, डायरेक्टली यू कैन बिकम द जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर। यू कैन डायरेक्टली बिकम द आईपीएस ऑफिसर, आप यू कैन बिकम द डायरेक्टली द तहसीलदार एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें आर्ट्स में आती है। तो सिविल सर्विस में अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो आज ही आप चूज करें, दैट इज कॉल्ड आर्ट्स। और आर्ट्स में भी अगर आप स्ट्रीम की बात करें तो आप उसमें डेफिनेटली पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को ले, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे सिविल सर्विस के एग्जाम को क्वालिफाई करने में।
और इसके बाद अगर सिविल सर्विस के बाद आप एसएससी के एग्जाम्स ले जो पूरे ऑल इंडिया में होते हैं, उसके लिए भी ये चीज आपको फायदा करेगी। और अगर स्टेट लेवल पर जो नायब तहसीलदार का एग्जाम होता है, पटवारी का एग्जाम होता है, या कितने भी जो एग्जाम्स होते हैं जो जेके एसएसबी करता है कंडक्ट, या एसएसबी करता है, या रेलवे के एग्जाम्स, ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होते हैं आर्ट्स के बच्चे इजिली इनको क्वालिफाई करते हैं। ये मैं गारंटी के साथ बताता हूं, क्योंकि आर्ट्स के बच्चे जो होते हैं ये बड़े हिस्ट्री पे इनका जो है उसके ऊपर इनका अबूर होता है, ये पॉलिटिकल साइंस को ये जानते हैं, इकोनॉमिक्स को जानते हैं, करंट अफेयर्स के साथ, तो इजिली दे कैन क्वालिफाई द प्रीलिम्स। देन जर्नलिज्म जो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशन बन गया है, जो हमारा सोशल मीडिया है, जो हमारा आज का प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। आप देखते कितनी न्यूज़ चैनल्स है, कितने रेडियो, कितनी जो एफएम चैनल चल रही है, कितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, हर एक माइक लेकर निकलता है कि आई एम ए जर्नलिस्ट। और ये जर्नलिस्ट जो है, ये मास कम्युनिकेशन जो है, इसमें करोड़ों लाखों लोग जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और आर्ट्स के बच्चों के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है। एक एक न्यूज रीडर जो न्यूज चैनल्स पे आते हैं, चाहे वो जी टीवी के हो, आज तक एक एक न्यूज रीडर वहां पर न्यूज बोलने या एंकरिंग करने के मंथली 30-40 लाख रुपए लेता है। और अगर नेशनल मीडिया की बात करें, इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, बीबीसी में जाते हैं आप, नईमा महजूर का नाम सुना होगा, उर्दू जानती थी वो, और कहां पे गई, कहां पे, बीबीसी लंदन में वो न्यूज रीडर अपॉइंट हुई। तो दैट मीन्स अगर आपने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन को लिया तो आप न्यूज रीडर बन सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में आप मीडिया में जा सकते हैं, और आप इसके साथ साथ किसी भी चैनल के साथ जुड़ सकते हैं एज एन एंकर और एज अ रिपोर्टर आप काम कर सकते हैं। क्योंकि जो आर्ट्स का बच्चा होता है, इसमें उसको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सारी चीजों के बारे में पता होता है। तो इसलिए आर्ट्स के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देन अनदर इज यू कैन बिकम ए ऑथर, यू कैन बिकम ए राइटर, यू कैन बिकम ए पोइट, यू कैन बिकम ए स्टोरी टेलर, स्टोरी राइटर और ए ट्रांसलेटर। अगर आपके अंदर नॉलेज है, एबिलिटी है, आप आर्ट्स में मेहनत करेंगे तो आप एक बेस्ट सेलर ऑथर बन सकते हैं। एक किताब आप लिखेंगे और ये इतनी पॉपुलर हो जाएगी, पूरे वर्ल्ड में लोग उसको खरीदेंगे और आपकी घर बैठे इनकम हो जाएगी। आज आप जानते हैं कि माय नेम इज राकिब अहमद जिया, आई एम ए फेमस ऑथर ऑफ कश्मीर वैली, आई हैव रिटन मोर देन 100 बुक्स। तो माशाल्लाह अल्लाह का फजल करम है कि बहुत अच्छी मेरी जो है इनकम आती है जो मैं किताबें लिखता हूं। तो मैं अपने आप को बड़ा ऑथर तो नहीं समझता, लेकिन जो ऑथर है, जो राइटर्स होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, वो करोड़ों रुपया कमाते हैं। और ऐसे ही अगर आप ट्रांसलेटर हो, अगर आप ट्रांसलेशन करते हो एक लैंग्वेज से दूसरी, यानी अगर आपने आप उर्दू जानते हैं, आप इंग्लिश जानते हैं, तो आप इनको ट्रांसलेट करते हैं, तो आपको एक ट्रांसलेटर अपॉइंट किया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे आपकी डिमांड बन जाती है। तो इसमें बहुत सारे आप पोएट बनते हैं, आप स्टोरीज लिखते हैं। फिल्मों की स्टोरी कौन लिखता है? वो मेडिकल वाले लिखते हैं, वो आर्ट्स वाले लिखते हैं। और एक फिल्म की स्टोरी अगर हिट हुई तो उस स्टोरी राइटर को करोड़ों रुपये रॉयल्टी मिल जाती है। तो इसके बाद आप डिप्लोमेट बन सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी आपका स्कोप है। देखिए, डॉक्टर बन के आप कहां क्या काम करेंगे? आपको अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने शहर में या कहीं पर भी हॉस्पिटल में जॉब करना है। लेकिन एज अ डिप्लोमेट you can work international organizations, you can work in UNO, you can work in any international organization, human rights organization, in World Bank। आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर सकते हैं अगर आपने आर्ट्स पढ़ा है, अगर आप हिस्ट्री जानते हैं, अगर आप पॉलिटिक्स के ऊपर जानते हैं, अगर आप डिप्लोमेसी जानते हैं, ये चीजें अगर आपने सीखी है तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। देन टीचिंग, जो एक बहुत ही डिमांडिंग आज का जो है डिमांडिंग कोर्स है, दैट्स कॉल्ड टीचिंग, कि आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अपॉइंट हो सकते हैं एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर, और आप अच्छी खासी सैलरी, इज्जत, रेस्पेक्ट, ऑनर आपको मिलेगा। आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं बच्चों को, तो आप पूरे वर्ल्ड के बच्चों को पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी है तो आप किसी भी जगह पे लोगों को ये पढ़ा सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो। तो इसमें इतना अपॉर्चुनिटी है कि आप टीचर बन सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन सकते हैं, जो सबसे रेस्पेक्टेड पोस्ट माना जाता है। देन अगर आपने आर्ट्स लिया है और आर्ट्स में आपने साइकोलॉजी पढ़ी, साइकोलॉजी में आपने रिसर्च किया, तो यू कैन बिकम ए साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट्स की आजकल डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती है, और किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट को वो बुला दे, इज कॉल्ड एक्सपर्ट, लाइक अ डॉक्टर।
और इतना ही नहीं, आप एक सोशियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अगर आपने सोशियोलॉजी में रिसर्च किया है तो आपको पूरा पता होगा कि हमारे कल्चर, हमारे कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशंस, तो एज एन एक्सपर्ट आपको सोशियोलॉजिस्ट का जो है टाइटल मिलता है। देन एज ए हिस्टोरियन, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है आर्ट्स में, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, पूरे दुनिया की हिस्ट्री जो आपके सामने होती है, तो आप इसके ऊपर जो है आप एक अथॉरिटी बन जाते हैं। देन पॉलिटिशियन, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, अगर आपने लॉ पढ़ा है, तो देयर आर बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन गो टू पॉलिटिक्स। आप नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप देखते हैं कि पॉलिटिशियंस कितना फेम, कितना रेस्पेक्ट और कितना पैसा कमाते, कितना पावर उनके पास आता है। तो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है, अगर आपने लॉ लिया है, तो आपके लिए इजीली है कि आप जो है पंचायत में, म्युनिसिपैलिटी में, लोकसभा में, राज्यसभा में जो है पॉलिटिकल पार्टी बना के, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ के अपना जो है कैरियर बना सकते हैं। तो दिस इज बेस्ट। आजकल आप देखते हैं कि बड़े बड़े टॉप बिजनेसमैन, टॉप डॉक्टर जो है, वो सर्जन जो आते हैं, अब पॉलिटिक्स में आते हैं। तो पॉलिटिक्स आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन है अगर आपने आर्ट्स लिया है। और इसके बाद अगर आप आर्ट्स में पढ़ते हैं, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी, तो इकोनॉमिक्स का एक अलग से कोर्स होता है। इसमें अलग से जो है पोस्ट, आप बैंक के एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिकल रिव्यू कमिटीज होती है बजट प्रिपरेशन करने में, आपको स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट्स होते हैं, वो जॉब आपको प्रोवाइड की जा सकती है। एज एन इकोनॉमिक एडवाइजर आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है आपकी डिमांड बढ़ जाती है। और ऐसे ही अगर आपने फिजिकल एजुकेशन लिया है, अगर आपने टूरिज्म लिया है, तो ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं, हर एक सब्जेक्ट का अपना एक अलग एरिया है, अलग एक स्कोप है जब हम आगे जाते हैं 10+2 के बाद। तो इस तरह से जो आर्ट्स की स्ट्रीम है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आपको शर्मिंदगी होनी पड़े, आपको ये लगे कि हमने स्कोर ज्यादा नहीं किया था तो इस वजह से हमें आर्ट्स लेना पड़ा। आपको तो फक्र होना चाहिए कि हमने आर्ट्स लिया, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कैरियर ही कैरियर है, जिसमें बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। और मैंने कहा था कि लास्ट पे आपको टिप देने वाला हूं, दैट इज कि जो हिंदुस्तान के टॉप के पर्सनैलिटीज है, जो पूरी दुनिया में मानी जाती है, तो उनके नाम अगर मैं आपको गिनाऊं और फिर उनके कोर्स, उनकी स्ट्रीम के बारे में, तो आपको हैरानी होगी। यू नो, फादर ऑफ इंडिया महात्मा गांधी, उसका सब्जेक्ट क्या था? आर्ट्स, लॉ किया था उसने। और इतने बड़े हिंदुस्तान का फादर ऑफ नेशन, पूरे वर्ल्ड में जो है फेमस पर्सनैलिटी। फादर ऑफ पाकिस्तान अली मोहम्मद जिन्ना, उसका सब्जेक्ट क्या था? आर्ट्स, उसने भी लॉ किया था। तो डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, जिनको शायर मशरिक बोलते हैं, तो उनका सब्जेक्ट क्या था? फिलॉसफी एंड लॉ, पीएचडी इन फिलॉसफी एंड लॉ, दोनों चीजें की थी। और लास्ट में वो एज अ पोइट, एज अ राइटर पूरी दुनिया में माने जाते हैं। गालिब का नाम सुना होगा, वो क्या था? ही वॉज अ राइटर। उसका सब्जेक्ट क्या था? उर्दू एंड फारसी। ऐसे ही नेहरू की अगर बात करें तो उसका भी स्ट्रीम क्या था? आर्ट्स। और अगर हम डॉक्टर अंबेडकर, जिसको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, बी आर अंबेडकर, वो भी एक लॉयर था, उसने भी आर्ट्स किया था। ऐसे ही अगर हम कश्मीर के कुछ लोगों की बात करें जो बड़े फेमस रहे हैं, जैसे हमारे हाई कोर्ट के बड़े फेमस मियां कुयूम है, तो उनका भी स्ट्रीम जो है, बड़े फेमस एडवोकेट है हमारे सुप्रीम हाई कोर्ट के, तो उनका भी स्ट्रीम जो है वो भी आर्ट्स है। और ऐसे ही अगर हम कल्हन की बात करें, बहुत पुराना राइटर है, उसने राइज तरंगी लिखी है, और आज तक 500 साल तक, जो 5000 साल की पुरानी कश्मीर की तवारीख लिखी है। या महिदीन फोक जो हमारा है, कश्मीर हिस्ट्री पे उसने लिखी है। या ऐसे ही एजी नूरानी, कितने ऐसे राइटर्स है, और इन सर का बैकग्राउंड जो है वो आर्ट्स है। और अरुंधति राय की हम बात करें, जिसको बुकर प्राइज मिला, या जो नोबेल प्राइज विनर्स होते हैं, चाहे हम सलमान रुश्दी की बात करें, तस्लीमा नसरीन की बात करें, तो ये सारे जो है आर्ट्स के लोग हैं, लिटरेचर के लोग हैं। और ऐसे ही अगर हम महबूबा मुफ्ती की बात करें, हसनैन मसूदी जो इस वक्त रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में, तो वो भी आर्ट्स बैकग्राउंड से है। तो कहने का मतलब यह है कि जो आर्ट्स का स्कोप है दैट इज अनलिमिटेड, स्काई इज द लिमिट। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप जब सब्जेक्ट चूज करो तो उससे पहले मेरी इन बातों को दिमाग में रखना और फिर उसके बाद कोई डिसीजन लेना। ये मेरी सजेशन आप स्टूडेंट बच्चों से भी है और आपके पेरेंट से भी है और आपके टीचर से भी है। प्लीज इनको कंफ्यूज मत कीजिए, इनको बता दीजिए कि इसमें कितने कैरियर अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप वाकई ग्रो करना चाहते हैं तो आर्ट्स इज द बेस्ट ऑप्शन आफ्टर 10th। तो दिस इज द बेस्ट कैरियर ऑप्शन आफ्टर 10th। जो भी बच्चे हैं जिन्होंने 500 में 500 मार्क्स लिए हैं, मैं सजेस्ट करता हूं कि आप 19 जो स्टूडेंट्स हैं
जिन्होंने 500 लिए हैं, पहले जो है आप प्रेफरेंस देना आर्ट्स को, बिकॉज डेफिनेटली अगर आपके अंदर एबिलिटी है, नॉलेज है, काबिलियत है, तो यू कैन बिकम ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यू कैन बिकम ए जज ऑफ हाई कोर्ट, यू कैन बिकम ए IAS IPS ऑफिसर और ए डिप्लोमेट और ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और ए बिग और ए पॉलिटिशियन, ए गुड पॉलिटिशियन। तो इसलिए विद दीज वर्ड्स मैं आपसे अलविदा होता हूं। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले, उसमें मेडिकल के बारे में और उसके बाद कॉमर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। तब तक खुदा हाफिज।